हेलो दोस्तों, मैं भारती राजपूत आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल राजपूत स्टडी पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक वर्ग 3 पर्यावरण के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय कृषि। वैसे ही तो ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बट आपके जो वर्ग 3 का सिलेबस है पर्यावरण का, उसमें दिया गया है कुछ फसलें एवं उनके उत्पादक क्षेत्र, है ना। फसलें एवं उनके उत्पादक क्षेत्र, तो इसके लिए हम आपको यही टॉपिक यहाँ पे आज लेकर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं भारतीय कृषि से संबंधित कुछ फैक्ट। भारत में 48.9% श्रम शक्ति कृषि पर आधारित है, ठीक है। कितनी? 48.9% श्रम शक्ति कृषि पर आधारित है। और भारत देश की राष्ट्रीय आय में विकास करने के लिए कृषि का विकास होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमें राष्ट्रीय आय में विकास करना है, देश की जो राष्ट्रीय आय है उसमें विकास करना है, तो कृषि का विकास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्या होती है? कृषि होती है, ठीक है। भारतीय कृषि से भारतीय राष्ट्रीय आय में लगभग 14% की सहायता मिलती। कितनी मिलती भाई? 14% की सहायता मिलती है। प्रारंभ में कृषि के विकास के लिए भारत सरकार की तरफ से आरआरबी और नाबार्ड की स्थापना की गई थी। आपको याद रखना है कि कृषि के विकास के लिए भारत सरकार ने सबसे पहले कौन सा? आरआरबी और नाबार्ड की स्थापना की। अब ये आरआरबी और नाबार्ड इतने इम्पोर्टेंट नेम है कि इनके आपको फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, ठीक है। कई एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, तो हम इनका पढ़ ही लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ आप आरआरबी का फुल फॉर्म और नाबार्ड का फुल फॉर्म देख लीजिए और इनको याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब ये जो नाबार्ड है, नाबार्ड का कई बार पूछा जा चुका है, जैसे कि अभी पटवारी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया था। यही क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ था। वर्ग 2 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो नाबार्ड जो है इसका फुल फॉर्म कई बार आ चुका है और उसकी स्थापना भी आ चुकी है, ठीक है। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी ये बताना है, और फुल फॉर्म में आपको यहीं पे याद करा रही हूँ, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। आप याद रखेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति के बारे में पढ़ना है हमें। भारत में कृषि के विकास के लिए 1967 में, देखो भाई, कृषि के विकास के लिए कब? ध्यान रखेंगे डेट, 1967, डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा। किसके द्वारा? अब भाई भारत की बात हो रही है तो स्वामीनाथन का ही नाम आएगा, ठीक है। भारत की बात हो रही है क्रांति में, हरित क्रांति में, तो किसका नाम आएगा? डॉक्टर स्वामीनाथन का नाम आएगा। और मान लीजिए अगर हम विश्व की बात कर रहे हैं हरित क्रांति के लिए, तो किसका नाम आएगा? बताइए। डॉक्टर बोरलॉग का, ठीक है। तो यहाँ भारत की बात कर रहे हैं इसलिए स्वामीनाथन का नाम आएगा। इन्होंने प्रथम हरित क्रांति चलाई। और दूसरी हरित क्रांति कब? 1983। बहुत इंपॉर्टेंट। देखो भाई, प्रथम हरित क्रांति तो सबको याद रहती है, 1967 स्वामीनाथन, ठीक है। 1967 स्वामी, सबको याद रहे। लेकिन दूसरी हरित क्रांति बहुत कम लोगों को याद रहती है, तो ये पूछी जा सकती है। अब ये बहुत नॉर्मल हो गई प्रथम, अब सेकंड पूछी जा सकती। तो 1983 किसके लिए? चावल के लिए, सेकंड वाली चावल के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की खेती पर पड़ा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है फैक्ट आपका कि सबसे ज़्यादा प्रभाव काय पर पड़ा? गेहूं और चावल की खेती पर पड़ा। पर गेहूं का उत्पादन में चावल से अधिक वृद्धि हुई। सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई वो गेहूं के उत्पादन में हुई, ठीक है। आगे आपको समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये वही बात आ गई, विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर बोरलॉग और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, विश्व में आए तो बोरलॉग और भारत में आए तो स्वामीनाथन। आपको बिल्कुल नेम समझ में आ रहे होंगे कि हमारे भारत के हैं इसलिए ये स्वामी लगा है इसमें, ठीक है। और विश्व के हैं तो अब देखो इनका नाम ही समझ में आ रहा है, ये विदेशी बोरलॉग, ठीक है। चलिए कंफ्यूज होना ही नहीं है अपने। चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो अब यहाँ पे कुछ क्रांतियाँ दी गई हैं, वैसे तो सारी क्रांतियाँ मैंने यहाँ नहीं डाली हैं बिकॉज हम कुछ और ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्रांति से रिलेटेड सारी क्रांतियाँ एक ही वीडियो में चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो फिर मैं उसका अलग से वीडियो बना देती हूँ अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। देखो हरित क्रांति का तो जैसे खाद्यान्न के लिए, श्वेत का दूध से याद रहेगा, नीली का मत्स्य उत्पादन, पीली तिलहन उत्पादन, सुनहरी क्रांति ये है थोड़ा सा देखने में अटपटा, तो ये जरूर याद कर लीजिए। सुनहरी मतलब जूट और फल से है, सुनहरी क्रांति का मतलब जूट और फल से है, और गोल का मतलब आलू से है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कम क्रांति डाली है हालांकि, ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हमारे जो मेन टॉपिक है फसल एवं उनके उत्पादक क्षेत्र। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं कौन सा राज्य है, केरल राज्य है, ठीक है। तो केरल राज्य में कौन कौन से जो क्रॉप्स होती हैं आपकी वो यहाँ में देखना है, ठीक है। तो केरल में आपकी रबर, मसाले, गरम मसाले, काजू, नारियल और काली मिर्च, ये आपके कहाँ होते हैं, केरल में होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक रबर, गरम मसाले, काजू, नारियल और काली मिर्च, ये सब कहाँ होते हैं, आपके केरल में होते हैं, आपको याद रखना है। रबर की बात आएगी केरल, गरम मसाले केरल, काजू केरल, नारियल केरल और काली मिर्च केरल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कौन सा दिखाया गया है राज्य, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश आएगा, जैसे ही नाम तो बहुत फेमस है यहाँ पे। गेहूं और गन्ना तो आपको उत्तर प्रदेश में ही लगाना है, आंख बंद करके याद कर लीजिए। गेहूं गन्ना, गेहूं गन्ना उत्तर प्रदेश याद कर लो आप अच्छे से। गेहूं गन्ना उत्तर प्रदेश, गेहूं गन्ना उत्तर प्रदेश, ठीक है। गेहूं गन्ना उत्तर प्रदेश। दूध भी आए तो आपको उत्तर प्रदेश लगाना है, और आलू भी उत्तर प्रदेश में ही लगाना है, ठीक है। तो आपको आई थिंक आपको याद हो गए होंगे, गेहूं गन्ना उत्तर प्रदेश, दूध और आलू भी उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल का बिल्कुल सिंपल है, सबको याद रहता है, जूट और चावल। चावल तो फेमस है ही, और जूट भी पश्चिम बंगाल में बहुत होता है, ठीक है। आपको याद रहेगा आई होप, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है नोट देके, ठीक है, तो हम उसको पढ़ लेते हैं। IR-20 चावल की अधिक उत्पादन करने वाली किस्म है। देखिए भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट, IR-20 काय की किस्म है, चावल की, ठीक है। IR-20 चावल की किस्म है और ये अधिक उत्पादन करने वाली किस्म है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक है। तो भाई चावल की खेती है, ज़्यादा पानी चाहिए पड़ता है, ठीक है, जायज़ सी बात है, ज़्यादा वर्षा भी चाहिए होगी, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, ठीक है। चावल का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है अन्य खाद्य फसलों की तुलना में। तो भारत में चावल का जो उत्पादन है वो अन्य खाद्य फसलों की तुलना में ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा राज्य हमारा देख लीजिए, असम। तो भाई असम है अगला, सबको पता है भाई चाय, ठीक है, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं। तो इसमें इसका फैक्ट पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। दक्षिणी भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य तमिलनाडु है, ठीक है। ये जो आपका दक्षिणी भारत, अगर दक्षिणी भारत में पूछा जाए, ठीक है, जो कि असम कहाँ आता है, आपके पूर्व राज्य में आता है। अगर दक्षिण भारत में पूछ लिया जाए तो आपको तमिलनाडु लगाना है, कंफ्यूज मत होइए, दक्षिण भारत की बात हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा है अपना भैया, मध्य प्रदेश। अपने मध्य प्रदेश की बात हुई तो सोयाबीन की तो बात होगी ही मध्य प्रदेश को, क्योंकि सोया स्टेट भी कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे दालें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो सोयाबीन और दाल तो आप भूल ही नहीं सकते। अब आई तिलहन और चना, ये भी कर लीजिए, ये भी मध्य प्रदेश में बहुत होते हैं, ठीक है। सोयाबीन, दलहन, तिलहन और चना,
ठीक है, ये सारे कहाँ आपके एमपी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरसों, अगला राज्य है आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान, और राजस्थान में क्या होता है, सरसों होती है, सबसे ज़्यादा क्या होती है, सरसों। ये क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या होती है, सरसों होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा गुजरात। ठीक है, तो गुजरात में हमें याद रखना है कपास और मूंगफली। गुजरात में क्या याद रखना है, कपास और मूंगफली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में याद रखेंगे प्याज, अरहर, अंगूर। क्या, प्याज, अरहर और अंगूर। ठीक है, प्याज, अरहर, अंगूर, आम, तो ये तो तीनों तो आ से हैं और एक प्याज बची। ठीक है, तो अरहर, अंगूर, आम और प्याज, ये सब कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ठीक है, अरहर, आम, अंगूर, प्याज, एक दो बार बोल के देखिए, अरहर, आम, अंगूर, प्याज, ये सारे आपके महाराष्ट्र में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल हो गया था। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या है आपका, हल्दी, तम्बाकू और मक्का। ठीक है, हल्दी, तम्बाकू और मक्का, आप याद रखेंगे, हल्दी, तम्बाकू और मक्का, ये कहाँ पे हैं आपके, आंध्र प्रदेश में हैं। तो भारत में 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं मुख्य रूप से। ठीक है, कौन कौन सी, रबी की फसल, खरीफ की फसल और नकदी फसल। ठीक है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और नकदी फसल, ये 3 प्रकार की फसलें हैं जो भारत में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अब इनके बारे में हम पढ़ लेंगे, ये कब कब बोई जाती हैं और कब कब काटी जाती हैं। तो जैसे कि रबी की फसल है, ये आपकी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। ठीक है, कौन सी, रबी की फसल। अगर आपको लाइन से याद करना है तो आप खरीफ की कर लीजिए पहले। ठीक है, कि जून जुलाई से आपको याद ही करना है कि जून जुलाई से फसलों का बोना स्टार्ट होता है, कौन सी, खरीफ की। ठीक है, जून जुलाई में बोई, अक्टूबर नवंबर में काट ली। अब अक्टूबर नवंबर में ये कट गई खरीफ की, तो अक्टूबर नवंबर में रबी की बो दी गई। समझ रहे ना, कि जून जुलाई में ये जो जून जुलाई है, जून जुलाई में आपका खरीफ की बोई, अक्टूबर नवंबर में कट गई। अब ये कट गई, ये बो दी गई अक्टूबर नवंबर में, और मार्च अप्रैल में इसको काट दिया गया। ठीक है, मार्च अप्रैल में ये कट गई। ठीक है, अब आई नकदी, जैसे ये कटी तो ये बो दी गई। तंबाकू, गरम मसाले, रबड़ नकदी फसलों के अंतर्गत आते हैं। इनसे आपके जो उदाहरण है आपको याद रखना है, क्योंकि कोई भी आपको उदाहरण दे के पूछ सकते हैं कि ये कौन सी फसल में आता है। ठीक है, तो जैसे कि रबी की फसल है, तो रबी की फसलों में जैसे ठंडों में जो आते हैं, गेहूँ, ठीक है, सरसों, मटर, चना, ये ठंड में बोए जाते हैं। ठीक है, खरीफ की फसल में चावल, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, कपास, ये सब जब ठंड आती है तो उस टाइम आते हैं, मतलब ठंड के समय पर काटे जाते हैं। और ये वाले हैं जो ठंड में बोए जाते हैं, तो हमारे थोड़ी बाद में आ जाते हैं। ठीक है, मार्च अप्रैल तक ये हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये हमारी ठंड तक आ जाते हैं, और ये हमारी नकदी फसलें जो भी। ठीक है, आप इनको याद कर लीजिएगा कि कब कौन सी फसल बोई जाती है। तो इस तरह से हमने फसल और उनके उत्पादक क्षेत्रों को याद किया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।